नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं आप जनमत। रात के 9 बज चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपको बताएं कि एकमात्र ऐसा शो जहां आप सोशल मीडिया पोल के माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, परिणाम हम आपको सामने दिखाते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त आप लोग मैच में दिलचस्पी रखें, हर कोई निगाहें टिकाकर बैठा है। तो आइए अपने जनमत की शुरुआत आज बड़ी खबर यानी मैच के साथ करते हैं। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो इस समय शानदार बल्लेबाजी चल रही है, लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं। 4 विकेट हो गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। आज फाइनल मुकाबला चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे इस मैच के बारे में। अभी तक की अगर बात की जाए तो 4 विकेट गिर चुके हैं। श्रेयस अय्यर का भी विकेट गिरा है। दिलचस्प आज मुकाबला एक तरफ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले टॉस के साथ आज न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का फैसला लिया और साथ ही अगर बात की जाए तो 250 रन यानी कि 250 रन का आज बड़ा मुकाबला हुआ और उसमें मैच के लिए 250 जीतने के लिए आपको 251-252 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। चूंकि अगर हम पिच की बात करें तो स्लोअर पिच है, स्पिनर्स के लिए बहुत आसान है ये पिच और वैसा ही कुछ नजर भी आ रहा है इस समय अगर हम बात करें मैदान पर। लेकिन भारतीय टीम 250 रन के एक बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी है। रोहित शर्मा ने आज थोड़ी सी अच्छी ओपनिंग की और बड़ी ओपनिंग के साथ रोहित शर्मा आज उतरे हैं। मैं चाहूंगा ये तस्वीरों के साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आज भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान में इसी लक्ष्य के साथ उतरी है। और आज की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरें अलग अलग जगह से देख रहे हैं। हर कोई दुआ कर रहा है, हर कोई ईश्वर से ये कह रहा है कि आज जिस कड़े मुकाबलों के साथ पिछले हम देखें सेमीफाइनल जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हो, भारतीय आज मैचेस की सीरीज देखें, पूरी श्रृंखला एक बेहतरीन श्रृंखला में भारत आज नजर आया। और साथ ही अगर हम बात करें हर मैच जो भी रहा हो, पाकिस्तान के साथ मैच देखें दिलचस्प रहा, न्यूजीलैंड के साथ देखें दिलचस्प रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें, तमाम टीमों के साथ खेलकर हम पहुंचे और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। और आज हम जब उतरे हैं फाइनल मैच खेलने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ 250 रन के चेस कर रहे हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने अच्छी शानदार ओपनिंग की, यानी पहले पावर प्ले में एक बढ़िया टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो सबसे पहले स्पिनर ने पहला विकेट लिया। बात की जाए शुभमन गिल की, उसके बाद थोड़ा सा रन रेट जो है उसमें रुकावट देखने को मिली। उसके बाद फिर विराट कोहली आज नहीं चल पाए। बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन आज वो अपना खाता भी एक दो रन मुश्किल से उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद उनका विकेट गिरा। उसके बाद अक्षर पटेल क्रीज पे इस समय डटे हुए हैं और उनके साथ श्रेयस अय्यर थे, लेकिन श्रेयस अय्यर का 50 होते होते रुकी है और उनका विकेट गिरा उसके बाद। लेकिन भारतीय दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं मैच के ऊपर और हर कोई चाहता है कि आज रोहित शर्मा की कप्तानी में, क्योंकि ये कप्तानी बहुत दिलचस्प है, ये कप्तानी इतनी आसान नहीं है। ऐसे निर्णय पिछले मैच अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच का जिक्र करें तो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर की बैटिंग पे अगर आप अक्षर पटेल को उतार रहे हो, ये कैप्टनशिप आपकी दिखाती है कि किस तरह से आप कैप्टन कूल की तरह खेलते हैं, कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं। फील्डिंग में हम देखें, बॉलिंग में हम देखें, स्पिनर्स का अगर हम देखें और वही टीम जो खेली उसी को कंटिन्यू खेलते हुए फाइनल में भी आज वही टीम के साथ रोहित शर्मा उतरे हैं। आज शानदार बल्लेबाजी की लेकिन वो स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। आज लगभग मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जब उतरे होंगे तो माइंडसेट बना के आए होंगे कि कम से कम 100 रन का लक्ष्य जो है न्यूजीलैंड को देना है। लेकिन आज वो पारी उनकी विराम हुई। टीम मौजूद है, तमाम खिलाड़ी प्लेयर्स लगे हुए हैं और अभी एक बड़ा बैटिंग ऑर्डर है। रन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पूरी उम्मीदों के साथ तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं। केएल राहुल की बात की जाए, अक्षर पटेल की बात की जाए या बात की जाए आगे हम बैटिंग ऑर्डर में देखें तो बहुत सारे हमारे हार्दिक पांड्या खासतौर पर अगर बात करेंगे, उसके बाद कुलदीप नारायण है, तमाम पूरी बैटिंग ऑर्डर है और एक बड़ा बैटिंग ऑर्डर के साथ भारतीय टीम इस समय मैच खेल रही है और यही तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी राहुल गांधी ने गुजरात में जो कुछ कहा वह कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक थी या आत्मघाती हमला। अहमदाबाद के जेड हॉल में अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा करके राहुल ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के अंदर खोखली कांग्रेस हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में वाकई कोई सुरंग बन चुकी है जिससे बीजेपी को रास्ता मिल रहा है, या फिर राहुल गांधी की अपनी नाकामी छुपाने की नई स्ट्रेटेजी भी यह है। जिस नेता की खुद की राजनीतिक विश्वसनीयता सवालों के घेरों में हो वो अपनी पार्टी को राह दिखाएगा या डुबोएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं
तो क्या वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी काबू में नहीं है? क्या शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता ही आज उनके निशाने पर हैं, या ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का एक हथकंडा है? ऐसे सवाल इस समय गूंज रहे हैं पूरी सियासत में, और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन नेताओं के लिए भी भरोसे को तोड़ने वाला है, विश्वसनीयता को कमजोर करने वाला है, मोरल को डाउन करने वाला है उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अगर राहुल गांधी ये बयान देते हैं तो। राहुल गांधी का हर बयान कांग्रेस के अंदरूनी कलह को उजागर कर रहा है। ये वही कांग्रेस है जो खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन अब खुद ही अपने नेताओं पर संदेह कर रही है। तो क्या यह राहुल गांधी का नेतृत्व विफल होने का प्रमाण नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रेस का घोड़ा और बारात का मेहमान बताकर राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है। सवाल यह कि अगर कांग्रेस के अंदर वाकई इतनी बड़ी साजिश चल रही है तो राहुल गांधी अब तक क्या कर रहे थे? क्या वो अब तक सो रहे थे, या फिर उनकी राजनीतिक अक्षमता का पर्दाफाश हो चुका है? कांग्रेस आज जिस पतन की ओर बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह शायद वही है जो खुद पार्टी का तारणहार समझते हैं खुद को। राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बयान ने कांग्रेस को मजबूत किया या फिर कमजोर, इसका जवाब शायद खुद कांग्रेस के नेताओं के पास भी आज नहीं है। क्या कुछ कहा राहुल ने, आप भी सुनिए। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहां बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। कि बहुत से पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं और उनको, अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है। उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, हाँ,
नमक हराम है ये लोग। जैसे कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। तो आइए इस खबर का पोल आपको दिखाते हैं कि नाकामी छिपाने के लिए क्या दोषारोपण किया गया है कांग्रेस की तरफ से। क्या परिणाम आज सामने आए जब हमने सोशल मीडिया पर यह प्रश्न किया। तो देखिए, ऐसे सहमति रखने वाले 97% लोग हैं, जबकि 3% लोग ये मानते हैं कि वो इस बात से सहमत नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता जो है वो इसमें हामी भरती नजर आ रही है। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्रों ने शुक्रवार को इफ्तार पार्टी रखी। इसके बाद शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा मचा दिया। उनका कहना था कि यह पार्टी हिंदू धार्मिक शहर में बाहरी लोगों को लाने की साजिश थी और इसे इस्लामिक जिहाद का हिस्सा बताया। बजरंग दल के नेता अमित कुमार ने कहा कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमों के खिलाफ है। जिन्होंने चेतावनी उन्होंने ये भी दी कि अगर छात्रों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। पुलिस ने हंगामे को शांत कराया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण फिर भी नजर आया। दूसरी तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और अंदर घुसने की कोशिश की, पर पुलिस ने रोक लिया। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज बालिया ने कहा कि ऐसी हरकतें हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान ने बताया कि पुलिस को मौखिक रूप से जांच के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकुल कॉलेज का ऐतिहासिक महत्व है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित विद्यापीठ का हिस्सा है। इस घटना से हिंदू संगठनों में गुस्सा है, लेकिन सुदर्शन न्यूज का कहना है कि हरिद्वार जो सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है, वहां मुस्लिम छात्रों द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि हिंदू भावनाओं का सीधा अपमान। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो भारतीय परंपराओं और कॉलेजों संस्कारों की भूमि है, वहां इस्लामी अनुष्ठानों को बढ़ावा देना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया और स्पष्ट ये भी कहा कि यह इस्लामीकरण करने की एक साजिश का हिस्सा है। बजरंग दल के नेता अमित कुमार ने चेतावनी दी कि यदि दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आइए अब इस खबर पर पोल आपको दिखाते हैं, क्या जनता का कहना है, क्या आपकी राय। जब इस पर हमने सवाल किया कि हिंदू धार्मिक शहर में इस्लामीकरण की साजिश हो रही है, तो देखिए 93% इसमें सहमति जता रहे हैं हमसे और सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर नामांकन को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने सरकारी आवास पर नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग रखे जाने से विपक्ष भड़क उठा है। विपक्ष इतिहास से इसको छेड़छाड़ बता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भारत की महान विभूतियों के सम्मान से उन्हें आखिर परेशानी क्या है। अब गूगल मैप्स में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। अभी हाल ही में तुगलक रोड सर्च की गई, जिसे तो लोकेशन पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तुगलक लेन का नाम भी जल्द बदला जा सकता है। स्वामी विवेकानंद वो महान पुरुष थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर नामकरण को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री ने अपनी सरकारी आवास का नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया और यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। विपक्ष इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताने में जुटा है, लेकिन क्यों विपक्ष को भारत की महान विभूतियों से इतनी चिढ़ क्यों है। लेकिन अब तो गूगल मैप्स ने भी मुगलों को किनारे कर दिया। जी हाँ, हाल ही में जब गूगल पर तुगलक रोड सर्च किया गया तो लोकेशन पर स्वामी विवेकानंद मार्ग दिखाया गया। यह संकेत है कि जल्द ही तुगलक लेन का नाम बदला जा सकता है। यह वही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने हिंदू संस्कृति और भारतीय गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया। तो फिर सवाल उठता है, विपक्ष को समस्या क्या है? क्या उन्हें भारत की महान विभूतियों का सम्मान रास नहीं आता? क्या विपक्ष सिर्फ एक खास वर्ग और वंशवाद की राजनीति तक सीमित रहना चाहता है? मुगलों के नाम पर रोने वाले नेता क्या देश की पहचान को मिटाना चाहते हैं? जब ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देश अपने महानायकों को सम्मान देते हैं,
तो भारत में विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आखिर तुगलक, लोधी और बाबर को ही क्यों बचाने की होड़ मची हुई है? विपक्ष के इस विरोध से साफ है कि उन्हें हिंदू संस्कृति और भारतीयता के सम्मान से दिक्कत है। लेकिन यह नया भारत है जहां इतिहास को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया जाएगा और जिन महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति और पहचान को मजबूत किया है, उन्हें उनका उचित सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राजस्थान में धर्मांतरण का एक नया मैदान राजस्थान बनता जा रहा है। भरतपुर और बांसवाड़ा के बाद अब सिरोही जिले में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया, जहां जिले के रेवदर तहसील में लगभग 150 जनजातीय समाज के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने 4 आरोपियों को इसमें हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि रेवदर में कटोरी गांव में अनवर नागौरी के कुएं पर गुरुवार की रात तकरीबन 10 बजे चंगाई सभा का एक आयोजन किया गया, जिसमें बहला फुसलाकर अस्पताल के जनजातीय समाज के 150 से अधिक लोगों को बुलाया गया था। इसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। इन सबको झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान इसकी जानकारी किसी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर चंगाई सभा आयोजित करने वाले लोगों पर सवाल उठाया तो उन्होंने, हम जनजातीय लोगों की बीमारी मिटाते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। लाउड स्पीकर के बारे में पूछने को कहा तो कहा कि हम पर कोई कानून नहीं लगता। इन लोगों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से झगड़ा करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस हिरासत के लिए गए आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। इनके पास से बाइबिल एवं ईसाई धर्म की अन्य पुस्तकें भी बरामद हुई हैं। एएसआई रमेश दानचारण ने बताया कि 4 लोगों को पकड़ा गया है। उनकी पहचान निचली सिंगरी के रहने वाले गजेंद्र खुराड़ी, करेल उदयपुर जहां से वो आते हैं, ललित एवं लंकेश तथा झामर को जो रहने वाले हैं अबू रोड के भरमा राम को इस पूरे मामले में पकड़ा गया है। ये सभी वहां पहुंचे लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बहला फुसलाकर उसकी गलत जानकारियां देकर भ्रामक जानकारियां दे रहे थे और धर्म परिवर्तन करने की बात इस पर कहते नजर आए। तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान में इस तरह के केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी हो रही है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब अमेरिका के लॉस एंजलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से। कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में BAPS हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। इसके साथ ही मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिखे गए। BAPS के आधिकारिक पेज से सोशल पोस्ट के मामले में जानकारी साझा की गई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि नफरत को कभी जड़ नहीं जमाने देंगे और शांति और करुणा कायम रहेगी। सोशल मीडिया पोस्ट BAPS पब्लिक अफेयर्स ने लिखा कि एक और मंदिर का अपवित्रीकरण कर बार चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिण कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को जमा नहीं होने देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये तय करेगी कि शांति और करुणा कायम रहे। शुक्रवार की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और आतंक का अंत हो गया। जी हां, कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ावा देने वाला मुफ्ती शाह मीर अब जन्नत की हूरों के सपने देखने चला गया। ये वही मुफ्ती शाह मीर था जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा पिट्ठू बना हुआ था। वही मीर जिसने भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब पाकिस्तान के इसी पालक आतंकी को उसके अपने आकाओं ने मौत की नींद सुला दिया है। रमजान की रात जब मीर मस्जिद के बाहर निकला तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पाकिस्तान का ये मोहरा जो आतंकी का कारोबार चला रहा था, पाकिस्तान की मीडिया तो इसे एक आम हत्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कट्टरपंथ और आतंक के दबदबे में और दलदल में डूबे पाकिस्तान में अब आतंक की खुद ही एक दूसरे को मिटा रहे हैं। और इसी के साथ जनमत में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।